हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB मैथ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी वनडे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अर्थमेटिक आना ही चाहिए और साथ के साथ कम टाइम में आना चाहिए। आपके इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं डेली बाय डेली आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहले आप इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूं इसे करना कैसे। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 6:5। एक मिश्रण है, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कितना है, एक्स मिश्रण रहा होगा, जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 6:5 का रेशियो है। आगे कह रहे हैं यदि 990 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और शेष मिश्रण में 100 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो मिक्सचर में क्या कर रहा है कि 100 लीटर निकाल 990 लीटर निकाल ले रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मिक्सचर का रेशियो होगा वो कितना होगा? 6:5 ही होगा, क्योंकि मिक्सचर में रेशियो का मान हमेशा वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं दूध की मात्रा ज़्यादा हो और कहीं पानी की मात्रा। हर जगह जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक हम यही मानते हैं कि मिक्सचर का मान हर जगह का रेशियो सेम ही होता है। तो यहाँ भी मिक्सचर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? 990 लीटर निकालने के बाद भी 6:5 ही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध से कितनी अधिक है? 11.11% अधिक है। जैसा कि आपको पता है कि 11.11% का मान कितना होता है? 1/9। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा दूध से 11.11% अधिक है। अगर पानी हमारा 9 है तो 11.11% अधिक है, मतलब 1 अधिक है। तो हमारा मिल्क कितना पानी कितना हो जाएगा? अगर हमारा दूध कितना है, 9 है, तो 11.11% पानी अधिक है, मतलब 1 अधिक है। तो हमारा पानी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 100 लीटर पानी मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं? 100 लीटर वाटर मिक्स कर रहे हैं। अगर हम 100 लीटर वाटर मिक्स कर रहे हैं तो हमारा जो है मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मिल्क तो हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो हम मिल्क का मान समान रखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ 3 का गुणा कर दें, अगर हम यहाँ 3 का गुणा कर दें और यहाँ 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। अगर हम यहाँ 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल्क 18, यहाँ पे भी मिल्क 18, और यहाँ पे वाटर कितना? 15। 5 थे 15, और यहाँ पे वाटर कितना? 20। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा वाटर कितना हो रहा है? 15 से 20 हो रहा है, मतलब 5 यूनिट बढ़ रही है। लेकिन एक्चुअल में हमारी बढ़ कितनी रही है? 100 लीटर वाटर हम बढ़ा रहे हैं। तो 5 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 100 लीटर। 5 यूनिट बराबर 100 लीटर। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा?
एक यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा? 20 लीटर। ठीक है, एक यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 20 लीटर। अगर एक यूनिट का मान 20 लीटर हो गया तो 15 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, मतलब 300 लीटर। और 18 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 360 लीटर। तो हमारा यहाँ पे मिक्सचर कितना हो गया टोटल? यहाँ पे 360 लीटर मिल्क और 300 लीटर वाटर, तो कितना हो गया? 660 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या होगी? मिश्रण की कुल मात्रा, ठीक है। तो इनिशियल मिक्सचर कितना होगा हमारा इनिशियल मिक्सचर कितना होगा? 660 लीटर, तो ये है, ठीक। और आगे हमने क्या किया था? 990 लीटर निकाला था। अगर हम 990 लीटर जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो गया टोटल? 9 6 15, 9 6 15 1 16, 1650 लीटर हमारा जो था मिक्सचर पहले था। ये कितना था हमारा? 1650 लीटर। ठीक है। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर हम वाटर मिक्स कर रहे हैं और मिल्क मिक्स नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका मान जो है समान होना चाहिए। उसको समान नहीं है तो हम समान करेंगे, और समान है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अगर हम मिल्क मिक्स कर रहे हैं और वाटर नहीं मिक्स कर रहे हैं तो हमें वाटर का मान समान रखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। बची चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। रंजीत और समर की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 है। रंजीत को हम R से मान लेते हैं, समर को S से मान लेते हैं। इनकी इनकम क्या है का रेशियो जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है? 4:3। आगे कह रहा है दीपक की आय 6000 है, जो कि समर की आय से 16.66% कम है। दीपक की आय जो है उस समर की आय से कितना कम है? 16.66%। और 16.66% का मान आप जानते हैं कितना होता है? 1/6। ठीक है, दीपक की आय इतनी है जो कि समर की आय से 16.66% कम है। तो अगर समर की आय 6 है तो 16.66% का मान मतलब 1 कम है। 6 पे 1 कम है, तो मतलब कितनी है? 5 है दीपक की आय। ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को आपस में मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें समर की कितनी है? 6। यहाँ पे कितनी है? 3। तो यहाँ भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो हमारा समान होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब मर्ज कर देते हैं। तो R रंजीत, समर एंड दीपक की आय का रेशियो कितना हो गया? 8। समर का 6, यहाँ भी 6, तो ये 6 कर दिया हमने। और दीपक का कितना है? 5। ठीक है, हमें इनकम की रेशियो पता चल गई तीनों की। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दीपक की आय कितनी है? 6000। और यहाँ पे कितनी है दीपक की आय? 5 यूनिट।
ठीक है, तो 5 यूनिट का मान अगर 6000 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1200। तो हमें रंजीत का आय कितनी होगी हमारी? 1 यूनिट का मान 1200, तो 8 यूनिट का 12 अट्ठे 9600। ये हमारी क्या हो गई? रंजीत की इनकम। किसकी इनकम? रंजीत की। आगे कह रहा है यदि रंजीत व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 7000 है तो उसकी सेविंग कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, इनकम में अगर एक्सपेंडिचर घटा दें 7000 तो हमें क्या मिल जाएगी? सेविंग। तो हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2600। 9600 में 7000 गया तो कितना है? 2600 रुपये। और यही हमसे उसकी बचत पूछ रहा है, तो कितनी आ गई? 26 से। कौन सा आंसर हमारा सही है? डी। कौन सा सही है? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक निश्चित राशि पर निश्चित ब्याज दर पर, निश्चित राशि मतलब पी का मान भी हमें नहीं दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें नहीं दिया है। ठीक है, ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, लेकिन टाइम दिया है। टाइम कितना है? 2 साल। और क्या दे रखा है हमको? एसआई। 2 साल का एसआई कितना दिया है? 2400 रुपये। और 2 साल का सीआई कितना दे रखा है? 2592 रुपया। ठीक है, तो धन की राशि ज्ञात करनी है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? पी बताना है, प्रिंसिपल मनी। ठीक है, क्या बताना है हमें? प्रिंसिपल मनी। तो अगर एसआई 2 साल का 2400 रुपये है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 2400 है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? बराबर होता है। अगर 2 साल का 2400 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1200 रुपया। कितना होगा? 1200 रुपया। 1 साल का 1200, दूसरे साल का 1200। 1 साल का 1200, दूसरे साल का 1200। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है कि पहले साल भी क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? समान होता है। ठीक है, और दूसरे साल भी क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की तरह 1200 ही मिलता है, लेकिन क्या होता है? अंतर इतना है कि पहले साल का जो ब्याज था हमारा, इंटरेस्ट था, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो उस पर इंटरेस्ट कितने मिलेगा हमें? 1200 2400 रुपये ये हो गया, और टोटल हमें मिला कितना है? 2592। तो अगर हम 2592 में 2400 रुपये घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 192 रुपये, जो कि हमारा क्या होगा? दूसरे साल का ब्याज होगा। कितना होगा? 192 रुपया। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारा होता है पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, पहले साल के इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट मिलता है दूसरा साल वही है, तो वो कितना होता है? आर परसेंटेज तो होता है। तो अगर हमें आर का मान निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? 192 हमें मिला है कितने पे? 1200 रुपये पे, बाई इंटू 100 कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 1 का 12, 12 6 72। कितना आ गया आर का मान? 16%। कितना आ गया? 16%। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि पी का मान, तो हमें पता है कि पी आर टी बाई 100। कितना? पी आर टी बाई 100।
एक साल का कितना हमें मिला है 1200 रुपया। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है पी, आर का मान 16%, टाइम हमने कितना लिया है एक साल का 100 इंटू इक्वल टू 1200। तो ये कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80, 75। तो पी का मान हमारा कितना आ गया 7500। कितना आ गया हमारा पी का मान 7500। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा सही है ए वाला। तो समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बताने के लिए इतना लंबा लेके जा रहा हूँ, अगर मुझे यही सॉल्व करना होता तो मैं 2-3 लाइन में इसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा लेके जा रहा हूँ। यही चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप भी 2-3 लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मोहित ने अपनी आय का 30% अध्ययन पर खर्च किया और शेष का 40% किराए पर और बाकी बचत के रूप में रखा। यदि मोहित द्वारा बचाई गई राशि 3192 है तो किराए पर खर्च की गई राशि बतानी। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि मोहित के पास अमाउंट कितना है, तो हम मान लेते हैं कितना है 100x। मानने को आप यहाँ कुछ भी मान सकते हो, 200, 400, 1000x कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ माना कितना 100x। कह रहा है कि 30% अध्ययन पे खर्च करता है, तो 30% हम क्या करेंगे घटा देंगे। 30% का मान कितना होगा 100 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 30x। ये 30x हमने क्या किया रेंट पे खर्च किया, सॉरी स्टडी पे। किस पे खर्च किया स्टडी पे। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, कितना बच गया हमारे पास रिमेनिंग 100 में से 30x गया तो कितना 70x। कितना 70x। आगे कह रहा है कि शेष का मतलब रिमेनिंग का 40% किराए पर खर्च करता है। तो 40% अगर रिमेनिंग का रेंट पे खर्च करता है तो 70 का 40% कितना होगा 7 चौके 28। 28x क्या करता है वो रेंट पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है रेंट पे। तो उसके पास अब रिमेनिंग कितना बच गया, अब कितना बच गया 70 में से 28 गया तो 70 में से 30 घटा देते हैं तो कितना बच गया 40। लेकिन हमने 2 ज्यादा घटाया था तो कितना हो जाएगा 42। कितना हमारे पास बच गया 42x। यदि मोहित द्वारा बचाई गई राशि, हमारे पास बची कितनी है 42, लेकिन ये कह रहा है कि मोहित द्वारा बचाई गई राशि 3192 है। ये भी हमारे पास बची हुई राशि है और यहाँ पे जो एक्चुअल राशि दे रखी है उसने कितनी दे रखी है 3192। कितनी 3192। तो यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3192 बटा 42x। कितना 42x। तो 7 से काट देते हैं, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 3, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42 456। फिर 6 से काट देते हैं, 6 से 42, 6 36, मतलब x बराबर कितना आ गया हमारा 76। तो हमसे पूछ क्या रहा है किराए पर खर्च की गई, रेंट पे हमने कितना खर्च किया था 28x। तो रेंट पे हमने कितना खर्च किया था 28x। x के मान हमें पता है, तो 28 गुणित 76, 8 छंग 48, ठीक है 2100 कितना 28, 8 छंग 48, 4, 7 दूनी 14 और 8 छंग 48, 14, 8 छंग 48, 4,
7 और 56 और 6 दूनी 12, 56 12 कितना हो गया 78 और 4 56 12 66 4 72 7 7 दूनी 14 4 21, ठीक है इतना। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, बी वाला। हमने रेंट पे कितना खर्च किया 2128। यहाँ से अगर मोहित की इनकम भी पूछता तो हम क्या कर सकते थे, हमें एक्स की वैल्यू पता थी 7600 और ये 100x था तो हो जाएगा 7600। तो यहाँ से x का मान निकालने के बाद हम कुछ भी पता कर सकते हैं कि उसने स्टडी पे कितना खर्च किया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आप इसे ध्यान से पहले पढ़िए, एक बार 2 बार। चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक बेसिक और दूसरा क्या, ट्रिक। तो पहला मेथड मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड भी आपको आना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे वेरिएबल दे देते हैं कि क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना आसान नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक यूज करते हैं। अगर आपको बेसिक पता है तो आप अपने बेसिक से अपने तरीके से ट्रिक भी बना सकते हो, क्योंकि ट्रिक तो अलग से आया नहीं है, ट्रिक तो हमेशा बेसिक से ही बना है। तो आपको बेसिक आना चाहिए, साथ के साथ ट्रिक भी आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आपने बेसिक से किया है या ट्रिक से किया है। तो आपको एग्जाम के लिए ट्रिक आना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ के साथ आपको बेसिक भी आना चाहिए, ठीक। तो मैं पहले बेसिक मेथड बताता हूँ। एक बल्लेबाज ने पहले 28 मैचों में औसत 78 रन प्रति मैच बनाए। तो आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज रन अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल रन, टोटल रन अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो अगर हमें यहां से टोटल रन निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम, यहां से हमें अगर टोटल रन निकालना हुआ तो एवरेज रन इनटू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल रन हमें निकालना है, तो यहां कह रहा है 28 मैचों में औसत 78 रन, 78 रन की औसत से 28 मैच खेले, तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 8 × 64, 6 बच गया, और 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 56 और 16 कितना हो गया 72, 72 और 6 78, 7 7 दूनी 14 और 7 21, कितना है 2188 रन उसने 28 मैचों में बनाए। आगे कह रहा है अगले 14 मैचों में उन्होंने औसत x रन प्रति मैच बनाए। अब ये कितने के लिए था, 28 मैच के लिए था, ठीक। अब 14 मैच के लिए टोटल रन, अब 14 मैच के लिए टोटल रन कितना हो जाएगा हमारा, एवरेज कितना दे रखा है, x रन प्रति मैच, कितना दे रखा है x रन प्रति मैच, और मैच कितने खेले हैं 14, तो हमारा टोटल कितना आया 14x। अगर हमें इन दोनों को टोटल एवरेज निकालना हुआ तो कह रहा है कि ताकि उनका कुल एवरेज, मतलब टोटल मैच का जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो टोटल मैच एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रन, यहाँ पे कितना है 2184 रन 28 मैचों में बनाया था पहले, फिर बाद 14 मैचों में कितना रन बनाया 14x, और टोटल मैच किसने खेले, कितने खेले इसने 28 मैच इधर खेले 14 इधर खेले, तो कितना हो गया 42 मैच। ये हमारा क्या निकला है एवरेज, जो कि कितने के बराबर है 80 रन, कितने के
क्योंकि कुल एवरेज जो है 80 रन प्रति मैच हो जाता है। ठीक है, तो टोटल एवरेज हमारा कितना है 80। अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं, तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14, तो 7 त्रिक 21, 7 एक का 7, 7 दूनी 14, और कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 त्याई 6, फिर 2 15, 156। 3 का गुणा इधर कर देते हैं, यहाँ बचा कितना x, यहाँ कितना बचा x, तो 156 प्लस x, 3 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। 156 को इधर लाते हैं तो घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा, 200 में से 56 गए 40, 44 और 40 88, कितना बच गया हमारा यहाँ 88। तो x का मान कितना आ गया हमारा 88, और हमसे पूछ क्या रहा था x का मान ही, तो हमारा कितना आ गया 88। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये रहा बेसिक मेथड। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको ट्रिकी मेथड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो में तो आपको मिलेगा ही। तो इरेज कर देता हूं मैं इसे। अब मैं आपको बता रहा हूं सेकेंड ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड कह रहा है एक बल्लेबाज ने पहले 28 मैचों में, तो मैच कितने 28 मैचों में कितने रन बनाए 78, मतलब एवरेज से रन बनाए, यहाँ पे एवरेज आएगा। ठीक, 28 मैचों में 78 के एवरेज से बनाया। अगले 14 मैचों में उन्होंने x रन प्रति मैच बनाए, तो रन नहीं, अगले का एवरेज नहीं पता, लेकिन उन्हें कह रहा है कि उसका कुल औसत 80 रन प्रति मैच हो जाए। तो टोटल एवरेज जो है 80 रन प्रति मैच हो जाए, तो टोटल मैच कितना है 28 इधर खेला और 14 इधर, तो 42 मैचों का जो एवरेज हो गया होना चाहिए वो 80 रन प्रति मैच हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो 42 में से 28 गया तो कितना होगा 14, और यहां पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे कितना आएगा, यहां पे हमारा आ जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। क्या करते हैं इस 14 का गुणा हम क्या करेंगे इसमें कर देंगे 80 से, और इस 2 का गुणा हम इसमें करेंगे इस 28 में, और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये जो 14 आ रहा है मेरा 14 मैचों का टोटल रन आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमेशा जो भी आएगा ये दोनों का गुणा करने पर, दोनों का गुणा करके जोड़ने पर वो इनके बीच का जो मैच होगा, यहाँ 28 खेला यहाँ 42 खेला, अगर यहाँ 40 खेला होता तो कितने का बीच का मैच आता 12 मैचों का, अगर यहाँ 36 खेला होता तो कितने का 8 मैचों का, तो यहाँ पे 14 गैप है, तो ये मतलब 14 मैचों का टोटल रन आएगा। ठीक है, अब हम जोड़ लेते हैं 28 का 2 में गुणा, टोटल रन 14 मैचों का कितने का 14 मैचों का टोटल रन कितना 28 गुणते 2 प्लस कितना 14 गुणते 80, तो 28 दूना 56, 14 अट्ठे 112, 1120, तो टोटल कितना हो गया हमारा 1170 रन। 14 मैचों में इसने कितने रन बनाए हैं 1176 रन। तो ये उन्होंने x औसत से खेला, मतलब 14 मैचों में उसकी एवरेज क्या थी x, तो 14 मैचों के लिए x एवरेज थी। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा टोटल रन, टोटल रन 14 मैचों में कितना 1176, और मैच तो हमने 14 ही खेले हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 84। ठीक है, 14 अट्ठे 112, 14 चौका 56, कितना आ गया हमारा 84, सॉरी 14 अट्ठे 112, 5 14 चौका 56, कितना आ गया 84। ठीक,
तो हमारा कौन सा सही है? 84। पिछले में मैंने गलती से शायद 88 लिख दिया था, तो वहां पे भी 84 आएगा, क्योंकि 156, 240 में से 156 गया तो कितना आएगा? 84, सॉरी। तो आप उसे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूं इसे करना कैसे। एक दुकानदार ने चावल पी को 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा और चावल क्यू को 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। फिर उसने मिश्रण को 14.28% का लाभ लेकर 56 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा। दुकानदार द्वारा खरीदी गई चावल पी की मात्रा और चावल क्यू की मात्रा का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, क्योंकि दो चावल को मिलाकर तीसरा बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर पी 40 रुपए में क्या कर रहा है? खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस है। और क्यू का भी कितने रुपए? 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा, ये भी हमारी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। लेकिन बेच कितना रहा है? 56 प्रति किलो, मतलब 56 रुपए प्रति किलो की दर से। हाँ, तो 14.28% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? सीपी रेशियो एसपी अनुपात कह रहा है 14.8। 14.28 का मान कितना होता है आपको पता है? 1/7। अगर सीपी का मान 7 है तो एसपी का 14.28 मतलब 1 ज्यादा, तो 8 का। कह रहा है कि 56 रुपए, मतलब 8 का मान 56 रुपए, तो यहाँ 7 का मान कितना आ जाएगा हमारा? 8 7 56, तो 1 यूनिट का मान 7, तो 7 यूनिट का मान 49 रुपए प्रति केजी। तो एक चीज आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे भी सीपी लेना पड़े है, तो यहाँ पे भी जो इनका आएगा वो भी सीपी ही आएगा, ना कि ये 56 हम लिखेंगे, क्योंकि 56 तो हम बेच रहे हैं, ये एसपी है हमारा। तो हम यहाँ से सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस यहाँ है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ है, तो यहाँ भी पूरे का कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया? 49। अब इसे हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ गया? 50 में से 49 गया 1, 49 में से 40 गया, कितना आ जाएगा हमारा? 9। एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जो आएगा हमारा वो रेशियो आएगा। हमेशा जो भी मान आएगा वो रेशियो के रूप में आएगा। और ये क्या है? हमारा मात्रा, यूनिट, कितनी मात्रा में हमने मिलाई है ये आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे क्या है? रुपए पर केजी। अगर यहाँ पे रुपए कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे क्या आएगी? केजी। कितने केजी? 1/9 के अनुपात में जो भी है वो हमारा आएगा रेशियो। ठीक है, ये हमेशा आएगा रेशियो के ही अनुपात में, ना कि एक्यूरेट मान आएगा। ये हमेशा जब भी आएगा ये अनुपात हमारा रेशियो में ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है? डी वाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। मैं हमेशा यही आपसे कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अभी ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, 1-2 दिन में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप लगातार अगर 2-2.5 महीने आपने पढ़ लिया तो आप स्वयं अगर मॉक देने बैठेंगे तो आपकी स्पीड पता चल जाएगी कि आपने अभी तक क्या किया था। आपने फालतू मेहनत की थी या फिर आपने सही मेहनत की थी। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपकी स्पीड इंप्रूव मिलेगी आपको, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे
उतनी ही आपकी स्पीड क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। राजीव ने एक वस्तु खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। क्या किया? क्रय मूल्य से 60%, मतलब सीपी से एमपी कितना अंकित किया? 60% अधिक। अगर सीपी हमारी 100 थी तो 60% इसका अधिक मतलब 160 अंकित किया। इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 20 पंच 100 और 20 8 कितना हो गया? 5 8। यहां से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इस 60 का मान कितना होता है? 3/5। अगर इसका 5 है तो 60% अधिक मतलब 3 अधिक, तो 8। आगे हम कह रहा है और 25% की छूट देकर। अब छूट किस पे दी जाती है? हमेशा मार्क प्राइस पे। और छूट देकर हम बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो अगर 25% की छूट दे रहा है मतलब 25% का मान आप जानते हैं कितना हो? 1/4, मतलब 4 पे 1 की छूट दे रहा है। अगर मार्क प्राइस 4 है तो 1 की छूट दे रहा है, तो कितने का बेच रहा है? 3 का। तो यहां पे हम देखें कि मार्क प्राइस हमारा कितना है? 8 है, और यहां पे हमारा मार्क प्राइस कितना है? 4 है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम मार्क प्राइस अपना बराबर कर लेते हैं। तो हम अपना मार्क प्राइस क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। और बराबर करने 8 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से यहाँ गुणा। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमें रेशियो बराबर रखने के लिए तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब हमारा कितना आ गया? 8। यहाँ कितना आ गया? 6। अब हम तीनों का क्या कर लेते हैं? मर्ज कर लेते हैं। तो एमपी, एसपी एंड सीपी। एमपी हमारा कितना है दोनों जगह? 8 ही है। एसपी हमारा कितना है? 6। सीपी कितना है? 5। तो आगे हमसे कह रहा है यदि 30% की छूट दी जाती है, 25% छूट देकर 1530 में बेच दी, मतलब सीपी हमारा ये दे, यहाँ पे हमारा सीपी कितना है? 6, लेकिन जो दे रखा है एक्चुअल वैल्यू वो कितनी है? 1530। अगर 1530 है, 6 यूनिट का मान 1530 है, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? तो 6 यूनिट का मान 1530 है तो 1 यूनिट का कितना होगा? 6 यूनिट का मान अगर 1530 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा? 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 पंचे 30, फिर 6 पंचे 30, 255। तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा? 8 दूनी 1600, 8 पंचे 40, 2000, 8 पंचे 40, 2040। तो 8 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 2040 रुपये। मतलब हमारा मार्क प्राइस कितना है? 2040 रुपये। आगे कह रहा है यदि 30% की छूट दी जाती है। छूट किस पे देते हैं हमें? हम हमेशा मार्क प्राइस पे। हम 30% की छूट दे दिए। छूट देने के बाद जिस पे हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। अगर हम 30% की छूट दे रहे हैं, हमारा मार्क प्राइस है 240, और 30% की छूट दे रहे हैं तो हम बेच कितने पे रहे हैं? 70% पे। अब हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, तो कितना हो गया? 7 दूनी 14, 7 चौक 28, कितने पे? 1428 रुपए पे हम क्या कर रहे हैं? इसे बेच रहे हैं। कितने पे? तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 1428। कौन सा सही है हमारा? ए। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये, आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, तो मैं बताता हूं इसे करना कैसे। एक युवा वयस्क एक काम को उतनी तेजी से कर सकता है जितनी तेजी से 2 महिलाएं पी और क्यू मिलकर कर सकती हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक युवा है, उतनी तेजी से काम करता है जितनी 2 महिलाएं करती हैं। मतलब ये इफिशियंसी की बात कर रहा है कि अगर एक युवक की इफिशियंसी, मान लीजिए मेल की इफिशियंसी जो होगी वो पी और क्यू
फीमेल एफ कर देते हैं, क्यू और फीमेल पी की एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, यदि महिला पी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है, पी क्या कर सकती है, 16 दिनों में अगर पूरा करती है, और क्यू उसे 24 दिनों में, क्यू क्या करती है, उसे 24 दिनों में पूरा करती है, तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ही लेते हैं हमेशा से। यहाँ मानने को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हम एक काटने जब भी भाग दें तो हमारी इफिशियंसी जो है वो एक्यूरेट आए, ना कि दशमलव में आए। ठीक है, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हम इसलिए इसका टोटल वर्क कितना लेते हैं, 16 और 24 का कितना हो गया, 48। एलसीएम कितना हो गया, 48। तो 16 ત્યાં है 48। टोटल वर्क में अगर डेज, ये टाइम है हमारा, अगर टाइम से भाग दिया तो क्या आएगी हमारी इफिशियंसी। इफिशियंसी हमारी कितनी आ गई, 16 में 48 से भाग दिया तो कितना, 3। 24, 48 में 24 से भाग दिया तो कितना, 2। ठीक है, P प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। P और Q की इफिशियंसी 5 है, जो कि कितनी है हमारी मेल इफिशियंसी के बराबर है। ठीक है, तो आगे कह रहा है तो युवा वयस्क द्वारा काम को पूरा करने में लगने वाला समय, काम वही है कितना, 48। तो टाइम पूछ रहा है कितना, अगर 48 वर्क है तो टाइम कितना लगेगा, अगर इफिशियंसी कितनी है इसकी, 5, दोनों की इफिशियंसी के योग के बराबर है। तो अगर इफिशियंसी टाइम हो गया, टोटल वर्क हो गया 48, टाइम हमारा हो गया 5, इफिशियंसी हमारी हो गई 5 सॉरी, तो हमारा टाइम कितना निकल आएगा। अब भाग दे देते हैं, तो 5 9 45, बच गया 3, 5 6 30, 9.6 डेज। ठीक है, ये रहा हमारा। क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही से क्वेश्चन क्या करता है कि क्वेश्चन देखने में तो इतना बड़ा है, हाँ, और सॉल्व किया तो कितना, आप अगर मुझे बताना नहीं होता तो ये क्वेश्चन कितने में, आधे में ही सॉल्व हो जाता डायरेक्टली। ठीक है, तो ये चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अर्थमेटिक इंप्रूव होगा। देखते ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आधा कैलकुलेशन फिर माइंड में हो जाता है और फिर आधा ही हमें करना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए फिर मैं इसे बताता हूँ कि करना कैसे है। ठीक है, मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं पढ़िए, और पढ़ के ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अगर ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया कि आपको दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, तो आपका 50% क्वेश्चन वहाँ सॉल्व हो जाता है, और आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आधा कैलकुलेशन माइंड में वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपको पेन बस उतना ही उठाना पड़ेगा, बस सिर्फ देखने के लिए, कि मतलब कहीं ऐसा ना हो मैं बीच में भूल जाऊं, बस इतने ही के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। बढ़ते हैं, सॉरी बताता हमें कैसे करना है। अमन ने 2000 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय में प्रवेश लिया। अमन मान लेते हैं ए, इन्वेस्ट कितना किया उसने, इन्वेस्ट किया 2000 रुपए। अमन को हमने ए मान लिया और इन्वेस्ट किया कितना उसने, इतना। और 4 महीने बाद ऋषि ने उसी व्यवसाय में 2500 रुपए इन्वेस्ट किए, तो ऋषि को हम क्या मान लेते हैं, आर। ऋषि ने कितना इन्वेस्ट किया, 2500, क्योंकि हम इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कितना इन्वेस्ट किया। और 6 महीने मतलब प्लस के और 6 महीने बाद मनीष ने, मनीष को हम क्या मान लेते हैं, एम। मनीष ने कितना इन्वेस्ट किया, 4000 रुपए। कितना इन्वेस्ट किया, 4000 रुपए। तो इसने क्या किया, अमन ने 2000 रुपए निवेश किया पूरे टाइम के लिए, कहीं निकला उकला तो है नहीं वो कि यहाँ पैसा लेके अपना चला गया, कहीं गया नहीं गया, तो हम इसे 12 मंथ के लिए मान लिया, पूरा पूरा यही रहा। ये कह रहा है कि 4 महीने बाद ऋषि आया, मतलब 4 महीने बीत जाने के बाद अब बचे कितने, 8 महीने। कितने महीने, 8 महीने के लिए ये टाइम है हमारा टोटल सबका।
और कह रहा है 6 और महीने बाद, मतलब 4 महीने तो ये रहे, 6 और महीने बाद मतलब टोटल 10 महीने बाद आया। तो 10 महीने बाद आया तो टोटल कितने के पास बच गए, 2 महीने। यहाँ पे कह रहा है और 6 महीने, मतलब 4 महीने बीत गए तब ये ऋषि आया, ऋषि के आने के 6 महीने और बाद, मतलब टोटल 10 महीने। अब बचा कितना, 2 महीने। अब हम इनके बीच क्या रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो रेशियो होगा वही हमारा हो गया, क्या होगा, प्रॉफिट। उसी में हम क्या करेंगे, इनको प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। तो अब हम पहले 100 काट लेते हैं, 1 जीरो से 2 जीरो सब में कॉमन है तो 2 जीरो सब कट जाएंगे, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 25, 5 5 40, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ गया। और कटेगा 2 से, ये 2 आ गया 6, ठीक। 2 छंग 12 और 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 से यहाँ पे कैंसिल। तो हमारे पास बचा कितना, 6 रेशियो 5 रेशियो 2। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो आ गई हमारी, प्रॉफिट जो हम बांटेंगे वो कितनी आ गई, प्रॉफिट की रेशियो 6 5 2, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि अमन का लाभ हिस्सा 1200 रुपये है, अमन का अगर ये 1200 रुपये है, अगर मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट का कितना है, प्रॉफिट अमन को 6 यूनिट मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में मिल कितनी रही है, 1200 रुपये। अगर 6 यूनिट का मान 1200 है तो पूछ किसका रहा है, मनीष का लाभ हिस्सा। तो मनीष कौन है हमारा, 2 यूनिट। अगर 6 यूनिट का 1200 तो 1 यूनिट का कितना, 200। तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा हमारा, 400 रुपये। कितना हो जाएगा, 400 रुपये। अगर यही हमसे आर, मतलब किसका है आर, ऋषि का पूछता तो कितना आता, 5 यूनिट का मान कितना हो जाता, 1000। लेकिन हमसे पूछा किसका है, मनीष का। तो मनीष का कितना है, 400। कौन सा आंसर चाहिए हमारा, डी, ठीक। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए रोक करके वीडियो, और नहीं तो मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, ठीक। तो आपने पढ़ लिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। एक नाव धारा के विपरीत 120 किमी की यात्रा 12 घंटे में, ठीक है। विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब जानते हैं कितना होता है, बी प्लस सी। अप स्ट्रीम विपरीत मतलब बी माइनस सी, सॉरी, कितना होता है, बी माइनस सी। और स्पीड के मतलब जानते ही हैं कि अप स्ट्रीम का क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है हमारी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 120, और कितने टाइम में, 12 घंटे में। तो हमारा अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 10 किमी पर आवर। आगे कह रहा है कि धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब जानते हैं बी प्लस सी बराबर, और ये इसका कितना है डिस्टेंस, 420 किमी 30 घंटे में, 420 किमी 30 घंटे में। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड 0, 14 तिरिक 42 किमी पर आवर, मतलब 14 किमी पर आवर की स्पीड से अनुकूल जाएगी और प्रतिकूल जाएगी 10 किमी। यहाँ बी माइनस सी, बी प्लस सी दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं दोनों को, चलिए एक समीकरण दो जोड़ दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, 10 14 24। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 12। अगर b बराबर 12 आ गया हमारा, तो b प्लस सी बराबर 14 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो हमसे पूछ रहा है शांत जल में पानी की गति का नाव की गति से अनुपात।
शांत जल में पानी की गति कितनी होगी? वो बोट की गति होगी। तो 12 और सी का मान दिया है 2। शांत जल में पानी की गति कितनी है हमारी? सॉरी, शांत जल में पानी की गति कितनी है? पानी की गति हमारी कितनी है? 2। अब बोट की गति कितनी है? 12। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सॉल्व कर लेते हैं। 1:6। कौन सा? ये। कौन सा? बी वाला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। राजू की मासिक बचत उसकी मासिक आय का 30% थी। बाद में उसकी मासिक आय जो है 80% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी बचत वही रही। तो उसके मासिक व्यय में वृद्धि या कमी बताना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं राजू की मासिक बचत उसकी मासिक आय का 30%। तो हम मान लेते हैं मासिक आय, राजू की इनकम कितनी थी? शुरू में इनिशियल में उसकी इनकम थी 100x, इनिशियल है। ठीक है, इसकी इनिशियल की थी कितनी थी? 100x। और बचत कितनी थी? सेविंग 30%, मतलब 100x का 30% मतलब 30x। तो उसने खर्चा कितना किया होगा? एक्सपेंडिचर कितना किया होगा उसने? खर्चा कितना किया होगा उसने? 70x। अगर 100 में से 30 गया तो यही तो बचेगा 70x। बाद में कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके मासिक आय में जो है 80% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 80% की वृद्धि हुई मतलब 100x पे अगर 80% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180x। कितना हो जाएगा? 180x। लेकिन कह रहा है कि उसकी बचत वही रहती है, मतलब उसकी सेविंग आज भी 30x ही है। तो उसका खर्चा कितना आ गया आप? तो 180 इनकम थी, 30 क्या किया उसने? सेव किया। तो 150x उसकी क्या है? एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा उसने किया। तो ये पूछ रहा है कि पहले के खर्चे से कितना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब वृद्धि कितनी हुई, वो भी उसमें परसेंटेज में बतानी है। ठीक है, तो हमारी 70 थी, अब 150 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 80x इसका खर्चा राजू का बढ़ गया। 80x का खर्चा बढ़ गया, वो भी कितने पे? 70x पे। पहले 70 थी, 80 बढ़ गया, तो गुणित 100 कर देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा? इससे कैंसिल, एक्स कैंसिल। 8 100/7 का मान कितना होता है? 14.28। तो 8 गुणित 14.28, ये कितना आ जाएगा? 14 8 112, 28 8 दूनी 16, लगभग 114.28% आ जाएगा। कितना आएगा? 114.28%। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी जो वीडियो है उसकी डेली अपडेट आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।